नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनेशन या परागण। परागण क्या होता है, इसका थोड़ी सी जानकारी आपको पहले की क्लास से प्राप्त हो चुकी होगी। आप 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। बार बार ये परागण शब्द प्रयुक्त होता है, आता रहता है और हम उसको पढ़ते रहते हैं। ये टॉपिक प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, और इस एम्ब्रियोलॉजी में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? पादपों में लैंगिक जनन संरचना, पुष्प होती है, पुष्प में आवश्यक अंग और सहायक अंग होता है। आवश्यक अंगों के अंतर्गत पुंकेसर पाया जाता है, स्त्री केसर पाया जाता है, जिसको पिस्टिल कहते हैं या स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर नर जनन संरचना या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में होती है, जबकि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में प्रयुक्त होती है। नर जनन संरचना के अंदर परागकोश पाया जाता है, परागकोश के अंदर परागकणों का डेवलपमेंट होता है, और परागकण से मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसमें नर युग्मकों का विकास होता है। जबकि स्त्री केसर के आधारीय भाग पर फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, कैसा परिवर्तन होता है, इत्यादि हम इससे पूर्व की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप बीजांड की संरचना को, बीजांड के प्रकार को, भ्रूण कोश के परिवर्तन को समझने के लिए पहले से अपलोड किए गए वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और भ्रूण कोश का परिवर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। जनन क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जनन संरचना का विकास होता है, युग्मकों का विकास होता है, और फिर युग्मकों का आपस में संयोजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि पादपों में बनने वाले युग्मक, मादा युग्मक होता है बीजांड में स्थित होता है, जबकि नर युग्मक होता है, नर युग्मक उद्भिद में होता है, और नर युग्मक परागकण से उत्पन्न होता है, और परागकण परागकोश में, यानी दोनों के बीच में बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। तो कैसे युग्मक आपस में संयोजित होते हैं? अर्थात सबसे पहले युग्मक एक दूसरे के पास में पहुंचेंगे। पास में पहुंचने के लिए ही फर्टिलाइजेशन पहले की एक प्रोसेस आती है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। परागण होता क्या है? तो ये एक परागकोश है। इस परागकोश से परागकणों का, परागकण पाए जाते हैं इसके अंदर, परागकणों का किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या नाम देंगे? परागण। डेफिनेशन वापस सुन लीजिए। परागकोश से परागकणों का किसी भी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? पॉलन ग्रहण, परागकण ट्रांसफर हो रहे हैं। तो परागकण क्या है? एक अगुणित कोशिका है, जिसके फलस्वरूप कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? पॉलिनेशन या परागण होता है। तो परागण क्या एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में हम इस विज्ञान के विकास के साथ ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। आदिकाल से में भी मानव में परागण के बारे में जानकारी थी। वो मानते थे कि पुष्प में ऐसी कुछ संरचना पाई जाती है, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं और उत्पादकता ज़्यादा होती है। इसका जिक्र किया जाता है अरब देशों के अंतर्गत। अरब देश तथा एसीरियंस क्षेत्र में, वहाँ पर एक उत्सव होता था। उत्सव में होता क्या था कि एक विशेष मौसम के अंतर्गत एक व्यक्ति खजूर के नर पुष्पों को लेकर के, नर पुष्पक समूह होता है, उसको लेकर के उस क्षेत्र के मुख्य पुजारी को देता था, और पुजारी उन पुष्पों को मादा पुष्प के पास में ले जाकर के हिलाता था, और हिलाने से उत्पादकता अधिक होती थी। तो इन देशों के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि कोई देवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप पुजारी के द्वारा किए गए इस
पवित्र अनुष्ठान के कारण ही उत्पादकता बढ़ी है। तो हम इस क्रिया को आज वर्तमान में विज्ञान के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं कि जब नर पुष्प को लेकर मादा पुष्प के पास झड़कते थे, अर्थात उसमें से परागकण बाहर निकलते थे और वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते थे, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र की। अर्थात कौन सी क्रिया संपन्न होती थी, पॉलिनेशन की। हालांकि उस समय उन व्यक्तियों को ये पता नहीं था कि ये पॉलिनेशन होता है, लेकिन उनको ये पता था कि ऐसा करने से उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया आदिकाल से ही चलती आ रही है। परागण कितने प्रकार का होता है तो डिपेंड करता है कि कौन से पुष्प पर हो। हमारे पास में पुष्प की स्थिति को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला कि एक पुष्प पर उपस्थित वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र पर परागित हो, उसी पुष्प पर। हम ये भी मान सकते हैं कि दूसरा फ्लावर जो उसी पादप पर स्थित है, परागकण उसी पादप के दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र पर परागित हो, अर्थात या फिर वो परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर के परागित हो। तो संभावना कितनी बनी, 1, 2 और 3। इन 3 स्थिति के आधार पर, अर्थात परागण के आधार पर, परागित होने वाले प्रकार के आधार पर पॉलिनेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, आनुवांशिक रूप से समान पुष्पों में परागण होता है। जैसे पादप एक ही है और उसमें एक पुष्प ए और दूसरा पुष्प बी, इन दोनों के मध्य परागण होता है, तो आनुवांशिक संरचना लगभग समान होती है। अथवा पुष्प एक ही है और उसी पुष्प के परागकोश से निकला वो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, तो इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही पौधे की पुष्प के मध्य होने वाली परागण क्रिया को देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा भिन्नता है। क्या भिन्नता है, जब एक पुष्प में ही परागण हो, एक परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो इसको ऑटोगेमी या हिंदी में नाम देंगे उसको स्वक युग्मन होता है। जब परागण की क्रिया उसी पादप के दूसरे पुष्प हो तब इसको गिटिनोगेमी या सजातीय पुष्पी स्वपरागण के नाम से जानते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में अब वो परागकण कहाँ पर जाके गिरेगा, इसके आधार पर प्रालैंगिकता, उसी जाति के पौधे के ऊपर परागित हो तो जिनोगेमी या स्वपरागिता, परपरागिता। और यदि वो दूसरी जाति, वंश एक ही है लेकिन जाति दूसरी जाति के किसी पौधे की पुष्प पर परागित होता है तो उसको हम संकरण अथवा हाइब्रिडिज्म कहते हैं। संकरण के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये अंतर्जातीय होता है, अंतरकिस्मी होता है, अंतवंशीय प्रकार का भी हो सकता है। अब हम एक एक पॉलिनेशन को, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसी पुष्प में होते हैं तो क्यों होंगे, क्या उनकी संरचना चेंज होती है या पुष्प में ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण एक में सेल्फ पॉलिनेशन होता है जबकि दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन हेतु पादप पुष्प में कौन से करैक्टर पाए जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हेतु कौन से करैक्टर पाए जाते हैं। एडेप्शन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, पुष्प में पाई जाने वाली वे कौन सी संरचनाएं होगी जिसके कारण पुष्प में स्वपरागण संपन्न होता है। तो हम कुछ विशेष एग्जाम्पल की सहायता से स्वपरागण के लिए पाई जाने वाली अनुकूलताओं के संदर्भ में हम बात करेंगे। पहला है होमोगेमी। तो इससे पहले पुष्प को छोटी सी संरचना के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। होना क्या चाहिए, तो एक स्त्री के सर है और एक पुंके सर है। करना क्या है, इस परागकोश के
परागकण इसी वर्तिकाग्र पर उपस्थित हो, ट्रांसफर हो। अब ऐसी स्थिति के लिए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन पाए जाए, क्या संरचनाएं पाई जाए, पुंकेसर का स्त्री केसर का परिपक्वन काल कब हो, इसका स्फुटन काल कौन सा हो, इत्यादि संरचनाएं मूल रूप से इसकी स्वपरागण क्रिया को अनुकूलताएं बनाते हैं। जैसे सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है होमोगेमी अथवा समकाल पक्वता। तात्पर्य क्या होता है कि स्त्री केसर और पुंकेसर साथ साथ में परिपक्व होते हैं, तो परागकोश से निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इतना होने से पॉलिनेशन नहीं होगा, बल्कि वर्तिकाग्र जो परागकणों को ग्रहण करता है उसकी भी परिपक्वता होनी चाहिए, उसमें ये लक्षण विकसित हो जाना चाहिए कि वो परागकणों को ग्रहण कर सके, तब जाकर के पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वर्तिकाग्र भी और पुंकेसर एक साथ में परिपक्व होता है, तो उस पुष्प में स्वपरागण की संभावना सबसे अधिक होती है। एक और करेक्टर क्या है कि उस पुष्प में पुंकेसर भी होना चाहिए और स्त्री केसर होना चाहिए, नर जनन संरचना भी पाई जाए और मादा जनन संरचना भी पाई जाए, अर्थात हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, द्विलिंगिकता अथवा हर्मोफ्रोडिट कहेंगे या उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। यदि वो एक लिंगी पुष्प है, द्विलिंगी नहीं है बल्कि एक लिंगी, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन इस समकाल पक्वता होने के बावजूद भी कुछ पुष्पों में विशेष संरचनाएं पाई जाती है, विशेष संरचना विकसित हो जाती है, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, फलस्वरूप अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली के कुछ मेंबर में पुंकेसर की लंबाई होती है अधिक, तो पुंकेसर की लंबाई तो बहुत अधिक होगी, मान लेते हैं इस जगह तक है, तो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकती। लेकिन ये लंबाई होती कैसे? ये लंबाई होती है सीधी कैटेगरी में। अब इस स्थिति में परागकोश इस जगह पे है, यहाँ से गिरने वाला पराग नीचे को गिरेंगे और 100% इसी वर्तिकाग्र पर गिरने की संभावना होगी। तो कौन सा परागण होगा? सेल्फ। अब यदि इसकी लंबाई छोटी होती, कितनी होती? छोटी होती, यहाँ पे पाए जाते हैं परागकोश स्थित होते हैं, और स्त्री केसर की लंबाई अधिक है, तो यहाँ से क्या परागकण इसकी स्त्री केसर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की संभावना होती? तो नगण्य मानते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इसलिए ब्रेसिकेसी के अंदर जब हम सरसों को पढ़ते हैं तो सरसों में पुष्प होता है वो चतुर्दिगी, यानी 4 पुंकेसर बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। 4 पुंकेसर जो लंबे हैं उसके कारण ही उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कई बार पुंकेसर छोटे हो जाते हैं तो पराग ये अंडक वृद्धि करके किसके पास में पहुंच जाता है? पुंकेसर के पास में। तो सेकंड जो आता है अंडक वृद्धि करके पुंकेसर के पास में पहुंचता है। ऐसा एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है? एक्सोरा में देखने को मिलता है। यदि पुष्पों में पुंकेसर लंबा हो जाता है तो वर्तिकाग्र के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लंबे पुंकेसर क्या हो जाते हैं? कुंडलित होकर के किसके पास में पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो पुंकेसर लंबे होने पर पुंकेसर का कुंडलित या कुंडलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आसानी से वो वर्तिकाग्र के पास में पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप परागकोश के परिस्फुटित होने पर निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र पर ही स्थानांतरित होते हैं और स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो लंबे पुंकेसर का कुंडलित होना ऐसा किस में देखने को मिलता है? मिराबिलस जलापा में। हम वो कैरेक्टर देख रहे हैं जिसमें भिन्न भिन्न संरचना होने के बावजूद भी स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली की बात करें, सूरजमुखी फूल का, तो सूरजमुखी का फ्लावर होता है बहुत बड़े आकार का होता है, आकर्षक होता है, सुंदर होता है, वो रंगीन होता है, जिसके कारण कोई भी कीट इसके ऊपर आ सकते हैं, जा सकते हैं। कीट जब आएंगे तो पर परागण होगा, तो इसमें संभावना क्या होती है? पर परागण की। लेकिन इस सूरजमुखी में 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, जिसको फ्लोरेट कहते हैं। एक होता है डिस्क फ्लोरेट और एक होता है रे फ्लोरेट, बिंब पुष्पक और रसीम पुष्पक। डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो होते हैं उभयलिंगी। और प्रोटोएंड्रस, प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या हुआ?
प्रोटो का मतलब पूर्व, पहले, एंड्रेस का मतलब एंड्रोशियम। पुंकेसर पहले परिपक्व होता है, किसकी तुलना में? स्त्री केसर की तुलना में। और पुंकेसर होते हैं वो ऊपर की ओर स्थित होते हैं, जबकि मादा पुष्प होते हैं वो नीचे की ओर स्थित होते हैं। जैसे पुंकेसर परागकोश परिस्फुटित होंगे तो परागकण हमेशा उसी फ्लावर के इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, फलस्वरूप सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू की बात हो रही है, तो सोलेनम में मुड़ी हुई वर्तिका पाई जाती है। और मुड़ी हुई वर्तिका किसके पास में पहुंचती है? परागकोश के पास में। और जैसे परागकोश से परागकण बाहर निकलते हैं तुरंत प्रभाव से कहाँ तक पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पहुंच जाएंगे। तो दोनों स्थितियाँ होती है जब पुंकेसर और स्त्री केसर की लंबाई में भिन्नता हो जाती है, तो उसमें कुंडलीकरण होना, मुड़ना या इसके ऊपर स्थित होना इत्यादि प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण सेल्फ पोलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। समकाल पक्वता के और द्विलिंगिता होने पर 100% क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसके बाद में भी यदि समकाल पक्वता नहीं है तो पुष्प में एक अन्य प्रकार का लक्षण पाया जाता है, उसको नाम देते हैं क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिलिता। क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिलिता का मतलब है कि ऐसे पुष्प हमेशा बंद होते हैं। कैसे होंगे? बंद होंगे। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है वो बंद है, खुलता ही नहीं है। अब जब नहीं खुलेगा तो इस परागकोश से निकलने वाले परागकण जाएंगे कहाँ? उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। सीधी सी बात है। अर्थात जब अनुन्मिलिता अवस्था उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन की संभावना होती है। ऐसा कौन कौन से पादपों में देखने को मिलता है? जैसे वायोला है, ऑक्जेलिस है, जंकस है इत्यादि पादपों में क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिलिता पाई जाने के कारण इनमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और इसमें आज हमने ये जानकारी पाई कि पोलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और स्वपरागण हेतु पुष्प में कौन कौन से अनुकूलताएं पाई जानी चाहिए। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पर परागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती है और पर परागण माध्यम के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए नमस्कार।